हेलो राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के प्यारे बच्चों, ये पेपर आपका 19 फरवरी सुबह 8:30 बजे वाला जो पूरा का पूरा हिंदी विषय का जो पूरा पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, वो हमारे पास आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का जो 100% करेक्ट सॉल्यूशन है वो आपको मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आप इस वीडियो को देखकर 80 में से जो 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। ये 19 तारीख को जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो सभी आपको पूरे के पूरे जो आपके 22 के 22 क्वेश्चन हैं वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप देख लेना और अपनी एग्जाम में 80 में से 80 मार्क्स आपको फोड़कर आने हैं। तो प्यारे, आप चाहते हो इसकी सॉल्यूशन सहित पीडीएफ लेना, तो पीडीएफ लेने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमारे चैनल के पेज पे आके आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर दोगे फिर यहाँ पे आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको लाइक कर देना है। फिर जैसे ही आगे आप जाओगे यहाँ पे आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस हाइप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हाइप पे जैसे ही क्लिक करोगे हाइप 780 पॉइंट्स लिख कर आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको हाइप यहाँ पे वीडियो को 3 बार करना है, जैसे आप हाइप कर दोगे मोर पे क्लिक करके आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ 5 सेकंड में भेज दी जाएगी। बस शर्त ये होनी चाहिए आपकी वीडियो पूरी वॉच की हुई होनी चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके नामांकन लिखने हैं और जो आपके हिंदी के जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर आएंगे ये आने वाले हैं और आपके जो पेपर के कोड हैं वो ये रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 22 हैं और टोटल प्रिंटेड पेज आपके 12 रहने वाले हैं। ये पेपर आपका माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर रहने वाला है, यानी कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर है हिंदी विषय का। समय आपको 3 घंटे और 15 मिनट मिलने वाला है। इसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिएगा आपको कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं। जैसे पहला निर्देशांक की बात करें तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। इसके बाद सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनका उत्तर एक साथ लिखना है। और पांचवा निर्देशांक आपको दिया है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व उसका प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखाएं। ये आपका सील पैक बिल्कुल ओरिजिनल वाला आपका क्वेश्चन पेपर है। तो इसकी यहाँ से जो आपकी सील है वो आपको हटानी पड़ेगी। तो इसको जैसे आप यहाँ से हटा लोगे इस प्रकार आपको यहाँ से सील को हटाकर आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपसे सबसे पहले आपको यहाँ पे खंड ए दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा किया गया है। यहाँ पे आपको खंड ए दिया हुआ है जिसमें आपको सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है भाई, खंड ए दिया हुआ है। तो खंड ए के अंदर आपसे क्या पूछा है, खंड ए के अंदर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो। आपसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से जो सकर्मक क्रिया है वो कौन सी है। तो सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया आपसे पूछिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, यानी कि लिखना। आपका लिखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि जिन प्रत्ययों से किसी भाव का बोध होता है वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तो वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन है। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका द वाला ऑप्शन। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो आपका बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे, तो किसे मानते थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम बात करें आपके जो करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मास्टर जो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मास्टर मोतीलाल। तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि अगला प्रश्न आपसे बोला है कि झूठा सच नामक जो आपका उपन्यास में लेखक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि यशपाल। इसके अलावा बात करें आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि जो आपका लखनवी अंदाज है, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस प्रकार का व्यंग किया है। तो कवि ने किस प्रकार का व्यंग किया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन की नई कहानी में लेखकों पर। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान क्यों था, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा
कि कैप्टन के प्रति सम्मान क्यों था, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा एकदम जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उसकी देशभक्ति के कारण। तो यहाँ पे वह वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्यों लिखता हूँ, जो पाठ का लेखक है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर जो आपके पाठ का लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके द वाले ऑप्शन है कि यज्ञ। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गुरु नानक इनकी बै वाला ऑप्शन। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो भोलानाथ का जो असली नाम था वो आपका हो जाएगा जो भोलानाथ का असली नाम था वो था तारकेश्वर नाथ इनकी बै वाला ऑप्शन। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि यह दंतुरित मुस्कान कविता का जो आपका केंद्रीय पात्र है वो आपको बताना है। तो केंद्रीय पात्र आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे स वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है तो देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है रिक्त स्थान वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो रिक्त स्थान में आप पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम होते हैं वो खालिस्तान सर्वनाम कहते हैं। जो प्रश्न का जो बोध कराते हैं वो सर्वनाम कौन से सर्वनाम कहलाते हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न का जो बोध कराते हैं वे आपके जो सर्वनाम कहलाते हैं वो हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक है। कौन से हो जाएंगे प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो यद्यपि शब्द में खालिस्तान संधि है तो यद्यपि शब्द में आपकी यण संधि हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की विदेश शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है तो विदेश शब्द में आपका वी उपसर्ग है। इसके अलावा किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को खालिस्तान संज्ञा कहते हैं तो कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे कौन सी आ जाएगी भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अव्यय को खालिस्तान शब्द कहा जाता है तो अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि तुलना की दृष्टि से विशेषण की खालिस्तान अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्था होती है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित अपठित जो गद्यांश है उसको पढ़कर पूछे गए जो प्रश्न है उनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनके जो क्वेश्चन है इनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वो आपको बताना है। तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक हो जाएगा कि भारतीय ऋतुएं हमारा जीवन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय ऋतुएं हमारा जीवन। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में वर्ष भर क्या क्या आती हैं। तो क्या क्या आती हैं ये आपको बताते हैं। भारत वर्ष में जो आपकी अलग अलग ऋतुएं आती हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शीत ऋतु में खेतों में क्या दृश्य दिखाई देता है। तो कौन सा दृश्य दिखाई देता है, तो खेतों में सरसों की पीली चादर बिछ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपकी ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी फल ताजगी प्रदान करते हैं। तो कौन कौन से फल आपकी ताजगी प्रदान करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आम तरबूज और खरबूजे जैसे फल ताजगी प्रदान करते हैं। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वर्षा ऋतु को धरती के लिए वरदान क्यों कहा गया है। तो धरती के लिए वरदान क्यों कहा गया है ये आपको बताना। तो वर्षा ऋतु को सूखी वर्षा में हरी भरी कर देती है और नदियां तालाब जल से भर देती हैं, इसलिए इसे वरदान कहा गया है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि गद्यांश में आए शब्द निर्मल का आपको विलोम बताना है। तो निर्मल का जो शब्द का जो विलोम हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा मलिन। क्या हो जाएगा, मलिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें मलिन है ना। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को आपको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का जो उत्तर है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखकर बताना है। ये आपसे 6 नंबर के पूछे गए हैं। इसके अलावा इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ से आपसे पहला प्रश्न पूछेगी प्रस्तुत जो आपका पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश है उसका उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका जो उचित शीर्षक होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रम व न्याय। क्या हो जाएगा, श्रम व न्याय। अगला है कि ब्रह्मा अभिलेख कौन पढ़ता है। तो ब्रह्मा अभिलेख कौन पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं निरही प्राणी। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि धरती पर मनुष्य को न्यायोचित अधिकार नहीं मिलते तो क्या होता। तो क्या होता, धरती पर शांति नहीं होगी और संघर्ष चलता रहेगा। इसके अलावा जो आपसे बोला है कि भाग्यवाद का छल किसे कहा गया है। तो भाग्यवाद का जो छल है वो किसे कहा गया है, भाग्यवाद पाप का क्या है भाई, आवरण है। इसके अलावा प्रस्तुत पद्यांश में भाषा शैली बताइए। तो भाषा शैली आपको बतानी है। तो यहाँ पे आएगी आपकी खड़ी बोली व ओजपूर्ण सरल शैली। इसके बाद आपसे न्यायोचित शब्द सुलभ नहीं में अलंकार बताइए। तो अलंकार आपका हो जाएगा अनुप्रास। क्या हो जाएगा, अनुप्रास आपका अलंकार हो जाएगा।
इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो गया आपका। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, यहाँ पर देखिएगा 5वां क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न आपसे बोला है कि बाल गोविंद भगत साधु के अतिरिक्त क्या क्या करते थे। तो क्या करते थे आपको ये बताना है। और इसके अलावा बाल गोविंद भगत का कबीर से क्या संबंध था, आपको ये बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो आपके बाल गोविंद भगत से लोगों का जो आपका कतूहल क्यों होता था, ये आपको बताना है। इसके अलावा अथवा आपसे बोला है, अथवा में आपसे बोला है कि आज पीछे मुड़कर देखी, है ना, इस प्रकार ये पैसेज दिया हुआ है। इसके जो आंसर हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर आप छांट कर सकते हो। पीछे मुड़कर देखने का क्या तात्पर्य है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन पूछेगी लेखिका के भाषण की क्या विशेषता थी, ये आपको बताना है। लेखिका के पिताजी की कैसी जिंदगी जीते थे, ये आपको बताना है। इसके अलावा आपके जो 5 क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए। इसके अलावा 6वें क्वेश्चन की बात करें तो प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये इस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ से पहला बोला कि हरी है राजनीति पढ़ी आई, पद गोपियों में कर्षण में किस रूप में वर्णन कर रही है, ये आपको बताना है। गोपियों के अनुसार अनीति क्या है, ये आपको बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उपयुक्त पद में जो गोपियाँ कौन सी विशेषता प्रकट कर रही है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ से आपको अथवा का क्वेश्चन पूछा है। अथवा में आपसे क्या पूछा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दसुर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, है ना। इस प्रकार ये आपको दिया हुआ है। इसमें भी आपसे पूछा है कि यहाँ दंतुरित मुस्कान किसे कहा गया है और इसकी क्या विशेषता होती है, ये आपको बताना है। उपयुक्त पंक्तियों में आधार पर कवि की जो भावनाएं हैं वो आपको लिखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि शिशु के मिट्टी से सने शरीर को देखकर कवि को कैसा लगा, ये आपको बताना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बोला है खंड ब, खंड ब बोला है। और खंड ब में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा खंड ब है और खंड ब में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में लिखने हैं और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार आपके 18 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 7वां क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि गोपियों के अनुसार जो राजा का जो धर्म था वो क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। कि जो गोपियाँ थी उनके अनुसार जो राजा का धर्म होता है वो कौन कैसा धर्म होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपसे 2 नंबर का पूछा है और आपको 40 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, 40 शब्दों में लिखना है। तो आप जैसे कैसे लिख सकते हो इसे, जैसे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो जो राजा होता है वो प्रजा की रक्षा करता है, तो इसके अनुसार राजा का धर्म हर तरह रक्षा करना होता है, तो ये आपको लिख सकते हो। और इसके अलावा लिख सकते हो कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते हैं, तो काशी में हो रहे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये आपको बताने हैं। तो कौन कौन से तर्क दिए थे कि लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कई तर्क दिए थे, जैसे कि धनुष पुराना था, जर्जर था, इसलिए छूते ही टूट गया। उन्होंने तर्क दिया कि यह धनुष किसी कोई लाभ या हानि नहीं थी, इसलिए हमने तोड़ने और पाप नहीं किया। और उन्होंने कहा उन्होंने यह कहा कि हमने नया समझकर देखा था तो छुआ तो ये तो टूट गया ना, इस प्रकार उसने कहा था। इसके अलावा बात करें आपके 10वें क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन बोला कि तप्त धारा जल फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस पंक्ति का जो आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे आपका जो इसमें आपसे पूछा है कि इस पंक्ति का जो आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे कि दुख पीड़ित जो पृथ्वी को शांति मिले, जो दुख से पीड़ित है उनको पृथ्वी पर क्या मिले भाई, शांति मिले, है ना, ये आपको लिखना है। इसके अलावा आपसे 11वां क्वेश्चन आपसे बोला है कि भोलानाथ की मैया उनको थोड़ा और खिलाने का हट क्यों करती थी, वह उसके बाबूजी से क्या कहती थी, ये आपको बताना है। कि भोलानाथ कमजोर दिखता है, क्या कहती थी कि भोलानाथ कमजोर दिखता है। मैया भोलानाथ को थोड़ा खिलाने का हट इसलिए करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वह दुबला पतला है, और वह बाबूजी से कहती थी कि तुम तो केवल उसे खिलाना जानते हो जो उसका पेट भरता है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछा गया आपको कि संगतकार कब स्थायी पंक्ति के स्वर को अलापता रहता है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि जब मुख्य गायक थक जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि लेखाकार को हिरोशिमा के विस्फोटक को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। आपको ये बताना तो प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो आपका भयानक और विचलित कर देने वाला। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि सांप निकलने पर पानी फेंक जो सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, जिसे माता का आंचल पाठ के आधार पर आपको समझाना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि डरकर रोते हुए भाग गए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आंखों ही आंखों में हंसना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो इसके अलावा जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अर्थ यानी कि मन ही मन प्रसन्न होना, वाक्य में अपनी सफलता, और वह आंखों ही आंखों में हंसने लगा। इसके अलावा जो आपके 15 के 15 क्वेश्चन है इनका मैंने कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है। इसके अलावा फिर आपका आता है खंड स, और खंड स के अंदर यहाँ आपसे पूछा है कि बिना विचार घटना और पात्रों के ही क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार पर आप क्या सहमत है? तर्क संगत आपको उत्तर देना है। उत्तर सीमा आपकी 60 से 80 शब्दों की होनी चाहिए। इसके बाद अथवा में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पान वाले और हालदार साहब की सोच का अंतर नेताजी एक चश्मा पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फसल को हाथों में स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त करना चाहता है। ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपकी उत्तर सीमा 60 से 80 शब्दों में होनी चाहिए। इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। इसके अलावा आपसे 11वां क्वेश्चन पूछा है कि माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बच्चों पर संगति का असर पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अथवा में कि हिरोशिमा पर पहुंचकर लेखक ने कैसा अनुभव किया है, उसके मन की जो स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। इसके अलावा तुलसीदास का जो आपको व्यक्तित्व कर्तृत्व आपको संक्षेप में लिखना है। अथवा में पूछा है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, यहाँ पर आइएगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो आपके यशपाल जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व में आपको विषय में लिखिए, और फिर आपसे खंड द पूछा है। इनमें आपको एक सब्जेक्ट पर निबंध लिखना है। जैसे बढ़ती महंगाई और विकराल समस्या हो गई, इसमें जैसे पहले आपको टॉपिक लिखना है प्रस्तावना, फिर बढ़ती महंगाई के कारण, फिर बढ़ती महंगाई जनसंख्या, या फिर बढ़ती महंगाई के निपटते हुए उपाय, या फिर उपसंहार। फिर नेक्स्ट आपसे पूछे समय का सदुपयोग, जिसमें प्रस्तावना, समय सदुपयोग की आवश्यकता, समय का सदुपयोग के लाभ, समय दुरुपयोग की हानियां, उपसंहार। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेरा प्रिय कवि, इसमें आपको लिखना है प्रस्तावना, प्रिय होने के कारण, रचनाएं व व्यक्तित्व व सामाजिक महत्व व उपसंहार। इसके अलावा बेरोजगारी और की समस्या का समाधान, यानी कि प्रस्तावना, बेरोजगारी समस्या का स्वरूप, बेरोजगारी घटने का कारण। ये और चौथा पॉइंट आपसे बोला है कि निराकरण के उपाय। इसके अलावा फिर आपसे 21वां क्वेश्चन पूछा है कि छात्र कल्याण कोष का छात्र सहायक फंड परीक्षा शुल्क में राशि प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको एक जो आपका प्रार्थना पत्र है वो लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि स्वयं को रसाल गड्ढे के निवासी सुरेश मानकर अपने छोटे भाई मोहन की शिक्षा का महत्व बताते हुए आपको एक पत्र लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित अवतरण में संक्षिप्तीकरण आपको कीजिए, और इसका आपको संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है आपको छोटा करके लिखना है। और इसके अलावा पल्लवन का मतलब होता है निम्नलिखित पंक्ति का पल्लवन, यानी कि इसको घर की समृद्धि से मन की समृद्धि बड़ी अधिक है, इसको आपको पल्लवन का मतलब होता है, यानी कि आपको बढ़ा करके लिखना है, यानी कि इसको जितना आप अर्थ बता सको उतना बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका पेपर था हिंदी का, इस पेपर का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, और इसकी आपको PDF भेज दी जाएगी यदि आपने हाइप वगैरह कर दिया है, वो स्टेप आपने सिंपल फॉलो किया। तो ये वीडियो आपको अपने 5 मित्रों के पास शेयर करनी है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।